हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कुछ और थ्योरी वाले पार्ट जो कि रोटेशन का है। रोटेशन का जो भी हम लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप हमारा लेक्चर देख लिए तो रोटेशन में आई थिंक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम इसका एक भी कंटेंट जो है स्किप नहीं करने वाले हैं। और दूसरा, एच.सी. वर्मा को एज ए रेफरेंस बुक लेके उसके हम सारे प्रॉब्लम, जो भी डिसेंट टाइप प्रॉब्लम होगा, तो सारे प्रॉब्लम हम करेंगे। जैसा कि अब तक भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम किए हैं और आगे भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम करेंगे। तो कुछ थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बताए थे प्योर रोलिंग मोशन, उसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। अब इसको हम थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन पे लेके चलते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट। प्योर रोलिंग मोशन के लिए हम बताए थे कि अगर बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो उसका क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर, इसके बराबर हो जाता है अगर वो प्योर रोलिंग मोशन करता है तो। और वो हम बताए थे कि ये किस टाइप से आ रहा था, v इज ग्रेटर देन ओमेगा इंटू आर जब होता है तब क्या होता है, ये आगे स्लाइड करता है, इस स्लाइड्स फॉरवर्ड। इस केस में हम बताए थे कि स्लाइड्स फॉरवर्ड। अब v इज लेस देन ओमेगा इंटू आर जब होता है तब क्या होता है, स्लाइड्स बैकवर्ड। ये सब हम पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे और इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे। अब हम देखते हैं न्यू टॉपिक। अगर आप इसको मतलब पूरे हमारे रोटेशन का अभी तक हम 13 पार्ट बना चुके हैं, आई होपफुली ये 20 पार्ट तक जाएगा। अगर आप पूरे ईमानदारी से देखे होंगे तो आपको रोटेशन जैसा चैप्टर, जो कि सबसे क्या कह सकते हैं, मैकेनिक्स का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, इसमें आपको दिक्कत तो होना ही नहीं है। और इसके सारे प्रॉब्लम जो भी हमको टिपिकल टाइप प्रॉब्लम एच.सी. वर्मा का दिखता है, तो हम सारे एक एक करके करेंगे। अब तक कर भी चुके हैं और आगे भी कुछ करेंगे जो प्योर रोलिंग मोशन वाले कंसेप्ट पे बेस्ड हो। आज के थ्योरी पार्ट में हम देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन पे हम रोलिंग बॉडी को लाते हैं, तब उसमें हम क्या रिलेशन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से बिल्ड होता है, इसीलिए हम ये थ्योरी हम पार्ट देख रहे हैं। वो हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। पहले तो बस हम इसमें हर बार की तरह क्या करेंगे, हर बार की तरह ये एक इंक्लाइंड प्लेन में है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ई इनिशियल ई फाइनल वाला कंसेप्ट है। और ये जैसा कि हम प्योर रोलिंग मोशन बता दिए हैं, तो इसका जो रेडियस है वो हम कैपिटल आर ले लीजिए। ये एक बॉल है जो कि h हाइट पे रखा गया है, थीटा एंगल, ये इंक्लाइनेशन थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, इसका हाइट h है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है समझिए कि s है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इस केस में कि ये जब तक नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा। इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा। यहाँ से एक डिस्क को हम क्या करेंगे, डिस्क को अगर यहाँ से प्योर रोलिंग मोशन करते हुए अगर s डिस्टेंस कवर किया, और अगर हम यहाँ पे दो रखेंगे, एक तो हॉलो बॉल रखेंगे जिसको आप हॉलो स्फीयर कहते हैं, और एक सॉलिड बॉल रखेंगे। अब तीनों को छोड़ने के बाद अगर वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो कौन पहले पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो हम क्या लेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन जनरलाइज केस में निकाल लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अगर डिस्क रहे या हॉलो स्फीयर रहे या सॉलिड स्फीयर रहे, उसका एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है। सो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, इट्स डिपेंड्स ऑन। अब किस पे डिपेंड करता है, इसका एक्सेलरेशन पहले हम निकालेंगे कि इसका एक्सेलरेशन वाकई में होगा क्या। तो जैसा कि हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, ई इनिशियल ई फाइनल, यही कंसेप्ट हम फिर से यूज करेंगे। तो सिंपल सा बात है, क्या होगा,
इसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रोटेशनल एनर्जी। इसमें दो टाइप का एनर्जी होगा, जैसा कि हम पूरा रोटेशन में बता रहे हैं कि आप रोटेशन जब पढ़िएगा इसमें दो टाइप का मोशन होता है, एक तो लीनियर मोशन और दूसरा, यानी कि ध्यान से देखिए, ये एक तो अपना एक्सिस पे भी घूमेगा और दूसरा इसमें लीनियर मोशन भी होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अब ध्यान से देखिए, तो ई इनिशियल ई फाइनल का कंसेप्ट लगाएंगे, क्या है ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन। अब हम क्या लगाएंगे, इस पोजीशन पर जब रहेगा तब इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, जब ये इस पोजीशन पे रहा, इस पोजीशन को हम कुछ ले लेते हैं, ये पोजीशन आपका ए है, इस पोजीशन को हम कुछ देर के लिए बी ले लेते हैं। तो जब ये पोजीशन ए पे रहे, यानी इनिशियल पोजीशन आप इसको कह सकते हैं, और ये जब पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो इसका फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा। तो क्या हम लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे mgh, इसका मास अगर कैपिटल M ले ले और g, और अगर ये हाइट को कैपिटल H ले ले हैं तो ये आपका हो जाएगा mgh। तो इनिशियल इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ए पे इनिशियल इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, दूसरा रोटेशनल, क्योंकि इसका एक्सिस भी तो है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, और वो भी हम पहले बता चुके हैं कि प्योर रोलिंग मोशन होगा, यानी कि ये जो है केस है प्योर रोलिंग मोशन का है, प्योर रोलिंग मोशन। तो प्योर रोलिंग मोशन में हम बताए थे कि v बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। अब ये इस टाइप से रोटेट करते हुए आएगा, इस टाइप से रोटेट करते हुए s डिस्टेंस कवर करके लास्ट में ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा। तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लगाए, पहले एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में एक पॉइंट पे कौन सा एनर्जी होगा, mgh, हाइट, ये हाइट मत ले लीजिएगा, ये डिस्टेंस है, हाइट बस ये है, हाइट जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए और बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट h है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा एनर्जी फिर आएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा इसके अंदर एक और एनर्जी आएगा जिसको कहते हैं रोटेशनल एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि इसमें दो मोशन होगा, एक तो अपना एक्सिस पे रोटेट करेगा, और एक तो आप समझिए कि अगर ये मूव करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता फिर भी तो ये नीचे आ जाता ना, सिंपल सा बात है। फिर भी अगर इसका शेप ये बॉल नहीं होता तो फिर भी तो ये नीचे आता, तो फिर भी नीचे आने की वजह क्या होता है, हाफ mv², कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। और दूसरा ध्यान से देखिए, अगर आप कोई बॉल को एयर में ड्रॉ किए तो उसमें सिर्फ आएगा हाफ mv², वहां पे हम क्या लगाते हैं, ई इनिशियल ई फाइनल लगाएंगे, वहां पे आप लगाइएगा सिंपली हाफ mv², वहां पे रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि रोटेशन के लिए चाहिए ना, प्योर रोलिंग मोशन के लिए चाहिए v बराबर ओमेगा इंटू आर। जैसे आप इस टाइप से बॉल को जब आप फेंकते हैं वो रोटेट करते हुए नहीं जाता है, इस टाइप से रहेगा, उसको रोटेट करने के लिए चाहिए। तो इसमें दो मोशन है आपका, एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और दूसरा ये आपका हो जाएगा रोटेशनल एनर्जी, ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसमें हाफ mv² आए, और ये रोटेशनल एनर्जी की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, सबका मास कैपिटल M ले रहे हैं तो इसका भी कैपिटल M ही ले लेते हैं, क्योंकि बॉल का तो एक ही मास होगा, दूसरा कोई तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सा इजी करें, mg कैपिटल H, यहाँ से आप थोड़ा सा और इजी करें तो क्या हो जाएगा, हाफ कैपिटल M v²। इसको थोड़ा सा और इजी करें, आई को क्या लिख सकते हैं, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लिख सकते हैं, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे आई को हम लिखते हैं mk², इसको हम ये भी लिख सकते हैं mk²। अब k क्या है, m तो उसका मास है, k है, k होता है एक्चुअली में रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या है,
आई को हम लिख देंगे एम के स्क्वायर, वेयर एम इज अ मास, के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको लिख सकते हैं, आई को लिख देंगे एम के स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ओमेगा, बी बराबर क्या होता है, बी बराबर आपका होता है ओमेगा इंटू आर। जब प्योर रोलिंग मोशन का केस हो तो क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, v बाय आर। ओमेगा का वैल्यू आपका आ जाएगा क्या, v बाय सिंपली आर। बस यहाँ पुट कर दीजिए, v बाय आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की जगह पे। अब आप इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, अब इसको इजी कर लेंगे इसी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम जी एच किसके बराबर हो जाएगा, हाफ कैपिटल एम कॉमन ले लेते हैं और वी कॉमन ले लेते हैं, हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट वाले से क्या बचता है 1, दूसरे वाले से क्या बचेगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या आ गया आपका एम जी कैपिटल एच दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आपका आ गया, m से m कैंसिल, सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आ जाएगा 2gh दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, एम जी एच दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम मास चला गया और यहाँ से आपका आ गया वेलोसिटी। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखिए, h को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू आप इस केस में लीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा, h बाय एस। h क्या है, सिंपल सा बात है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा s साइन थीटा। एक्चुअली में अल्टीमेटली आपको लाना क्या है, आपको लाना है v यहां से निकल गया, v को हम अगर एक्सेलरेट मतलब dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली v यहां से पहले हम निकाल लेंगे, v आपका आ जाएगा 2gh डिवाइडेड बाय 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आपका आ गया वी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इस केस में क्या होगा, यहां पे जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा ए पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम पहले बी ले लिए, तो जब ए पॉइंट पे रहेगा वेलोसिटी का वैल्यू हम सिंपली पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम सिंपल सा बात है, बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक तो आप dv बाई dt से भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस केस में क्या है, फाइनली इसके पास क्या हो जाएगा, v होगा, इनिशियली ये रुका होगा, यानी इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो लास्ट में v फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियली 0 हो जाएगा, प्लस 2a क्या है, एक्सेलरेशन है, s यहाँ पे। तो सिंपल सा बात है, वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ये आप समझिए कि v एट द पॉइंट b पे है, ये u जो है ये a पॉइंट पे है,
और शुरुआत में ये क्या रुका हुआ रहेगा, लास्ट में इसके पास क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई को क्या लिखे एम के स्क्वायर। के क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो यहाँ से बी पॉइंट का आपका क्या हो जाएगा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू आपका क्या निकल गया 2as, और v हमें यहाँ से निकालने हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब कुछ बचा नहीं है, हमको क्या निकालना था इस केस में। आप देखिए इससे क्वेश्चन, इस थ्योरी जितना इतना थ्योरी किए इससे हम क्वेश्चन इसको क्रिएट करेंगे। अभी हमारा v आ गया, अगर आपको वेलोसिटी भी पूछे तो यहाँ से डायरेक्ट, अब v स्क्वायर यहाँ से आया है उसको डायरेक्ट पुट कर लेंगे, सिंपली v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as लगा दिए, ये आपका आ गया। क्योंकि शुरुआत में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फाइनल में इसका v हो जाएगा और बाकी 2as होगी। तो ये आपका v स्क्वायर का वैल्यू बस यहाँ पुट कर देंगे। तो आपका एक रिलेशन आ जाएगा, v स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे 2as, v स्क्वायर की जगह पे हम लिख दिए, इसका सिंपल सा बात है फाइनल वेलोसिटी 2as हो जाएगा। v स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट रख देंगे तो क्या है 2as दैट इज इक्वल टू 2gh। h को हम सब्सटीट्यूट किससे कर सकते हैं s sin थीटा से, वो भी कर देंगे। h को हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पहले h लिख देते हैं, उसके बाद क्या है 1/k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन, अब h को लिख सकते हैं s sin थीटा, अब सिंपली इसको लिख देंगे h को 2 से 2 कैंसिल, a बचा s बचा, as बराबर हो जाएगा g को g रखें, h को लिख देंगे s sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से s से s कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया आपका, एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका g sin थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन हमेशा g sin थीटा ही होता है, लेकिन इस केस में जब प्योर रोलिंग मोशन होता है तब क्या होगा 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखेंगे, आपको जब भी इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये रिजल्ट आपके लिए काम आएगा। अब इस रिजल्ट पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या है वैसे अमूमन जो होगा इसका एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन पे हमेशा g sin थीटा होता है, सिंपली g sin थीटा होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेयर k क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, r क्या है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का रेडियस, k है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अब देखिए इतना करने के बाद ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी पे बेस्ड अब क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि इतना मेहनत करने का नतीजा क्या हुआ। क्या हुआ एक्सेलरेशन जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे आपसे पूछे, जब प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। k क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब k का वैल्यू अलग अलग वैल्यू के लिए इसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अगर है यहाँ से हम डिस्क को थ्रो करते हैं तो वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, अगर हम यहाँ से होलो स्फीयर फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा। और उसकी सिंपल सा बात है, अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछे डेरिवेशन से क्या लाएं g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये यहाँ से आपको क्या पता चला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी ये डिपेंड के इस पे कर रहा है
के पे, आर पे, जी साइन थीटा पे, और किसी भी चीज पे, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही ये मास पे डिपेंड कर रहा है। यानी डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है उसके रेडियस पे, उस ऑब्जेक्ट के, उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और उसके रेडियस ऑफ गायरेशन पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये पता चले कि पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड स्फीयर, ए होलो स्फीयर and a disk, that is coin, are released from the top of an inclined plane, which will reach first to the bottom of inclined plane if the friction is sufficient to provide the pure rolling motion। अब आपसे पूछा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि समझिए कि एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके टॉप पे एक होलो स्फीयर रखे हैं, एग्जैक्टली ये होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ए पॉइंट पे रखें और ये लास्ट में बी पॉइंट पे जाता है, यानी कि बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे जाता है। तो आपको बताना है इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द प्योर रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन हम उतना प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि सॉलिड स्फीयर हम फेंके हैं, यहाँ पे एक बार सॉलिड स्फीयर रखते हैं, एक बार सॉलिड स्फीयर, एक बार हम होलो स्फीयर रखते हैं, और एक बार हम क्या रखते हैं? डिस्क रखते हैं। तो विच विल रिच फर्स्ट, सबसे पहले ये तीनों को एक ही पोजीशन से छोड़ेंगे, ए पोजीशन पे तीनों ऑब्जेक्ट को लाके छोड़ते हैं। अब हम आपको बताना ये है कि विच विल रिच फर्स्ट बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द प्योर रोलिंग मोशन। फ्रिक्शन हम इतना दे देते हैं जितना में ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो पहले कौन पहुंचेगा? क्या वो सॉलिड डिस्क पहुंचेगा, मतलब सॉलिड स्फीयर, या होलो स्फीयर, या डिस्क? तीनों में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, इसका आप क्या सिंपल सा बात है, ऑर्डर बताइए। तो ये क्वेश्चन तो आप तभी बना सकते हैं जब प्रीवियस जो थ्योरी है वो पढ़े हो, क्योंकि बिना थ्योरी से आप इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। आपसे क्या है, एक सॉलिड स्फीयर दिया है, होलो स्फीयर दिया है, डिस्क दे दिया, मतलब सिंपल सा कॉइन है। तीनों को इसी पॉइंट से, ए पॉइंट से हम रिलीज करते हैं और वो बी पॉइंट तक पहुंचता है, यानी कि बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। इफ द फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द प्योर रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट है कि ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। प्योर रोलिंग मोशन करता है तो क्या होता है, V बराबर ओमेगा इंटू आर। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा फर्स्ट, उसके बाद कौन पहुंचेगा, या उसके बाद, मतलब तीनों का आप क्या बताइए, ऑर्डर बताइए। यानी कि सिंपल सा बात है, सॉलिड स्फीयर है, एस उसको दे देते हैं, होलो स्फीयर है, उसको एच दे देते हैं, और डिस्क को डी। अब इसमें ऑर्डर बताइए कौन पहले जाएगा। इसका 3-4 ऑर्डर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप ऑर्डर बताइए। आपको देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है कि ठीक है, किसी का कुछ भी तुक्का भी एक बार लगाइए, लगने वाला नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये रोटेशन का है। और ये प्रीवियस कंटेंट जो हम अभी बताए थे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाय r², उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है।
अब सिंपल सा बात है, सॉलिड डिस्क के लिए के का वैल्यू अलग होगा, होलो स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए के का वैल्यू अलग अलग होगा, डिस्क के लिए अलग होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे तरफ से भी ऐड है, डिस्क है और आप रिंग भी ले लो। अब जब क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो बढ़िया से करते हैं। अब यहाँ पे एक और जोड़ लो, रिंग भी जोड़ लो इस क्वेश्चन में। अब बताइए कि पहले यानी कि सारा का ऑर्डर आप बताइए, 4 गो है, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, रिंग एंड डिस्क, which will reach first to the bottom of the inclined plane provided if the friction is sufficient to provide the pure rolling motion। आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है कि तीनों को एक ही पोजीशन से हम छोड़ रहे हैं, इंक्लाइन के टॉप पोजीशन से हम छोड़ रहे हैं इसको इस टाइप से, ये पहुंच रहा है बॉटम पे, यानी इस पोजीशन को ए ले रहे हैं, इस पोजीशन को बी ले रहे हैं, फ्रिक्शन हम उतना सफिशिएंट दे रहे हैं ताकि ये प्योर रोलिंग मोशन हो जाए। आपको बताना है कि पहले कौन पहुंचे, मतलब सिंपली ऑर्डर आप बताइए, ऑर्डर ऑफ सबसे पहले कौन पहुंचेगा या उससे बाद कौन पहुंचेगा या सबसे लास्ट कौन पहुंचेगा, तीनों आप इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन सिंपल है। अब ध्यान से देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसा कि हम इसका थ्योरी अभी बता चुके हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आपका हो जाता है एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए, के सबके लिए अलग अलग होगा, जी साइन थीटा तो जी साइन थीटा ही होगा। अब ध्यान से देखिए, के का वैल्यू, रेडियस सिंपल सा बात है, रेडियस सबका सेम है, ये भी आप समझ लीजिए कि रेडियस चाहे वो रिंग हो, डिस्क हो, होलो स्फीयर हो, सारा का रेडियस भी आर है। इन्हें कि किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, ये नहीं, सारा का रेडियस हम सेम लेके चल रहे हैं। प्रोवाइडेड रेडियस इज सेम फॉर ऑल द सेम, प्रोवाइडेड रेडियस रिमेन्स सेम फॉर ऑल, रेडियस remains same for all case, सारे केस के लिए रेडियस सबका सेम होना चाहिए, यानी कि इसका एक का बड़ा एक का छोटा, वो हम आगे देखेंगे। तो ये अब सबका आप एक्सेलरेशन निकालिए और बताइए कि कौन किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, रिलीज कर रहे हैं, टॉप से नीचे आ रहा है, कौन पहले पहुंचेगा, ऑर्डर आप बताइए। अब इसको डील करते हैं, इस क्वेश्चन को। अब प्रोवाइडेड रेडियस रिमेन्स सेम एंड फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्योर रोलिंग मोशन। अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब पहला हम ले लेते हैं, रिंग का ले लेते हैं। रिंग के लिए आई का वैल्यू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और आई क्या होता है, एम के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल। रिंग के केस में क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आपका, इधर ले लेते हैं तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज 1। मतलब क्या हो जाएगा, रिंग के केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिंग, तो जी साइन थीटा तो सब में होगा। अब ध्यान से देखिए, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 1 है, ये आपका आ गया रिंग के केस में। अब हम लेते हैं डिस्क के केस में, लेंगे डिस्क के केस में क्या हो जाता है, जब ये डिस्क अगर हुआ तो आई का वैल्यू क्या होता है,
mr²/2। डिस्क बोलिए या इसको क्वाइन बोल दीजिए। क्वाइन भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वाइन है। तो डिस्क के केस में क्या हो जाएगा, mr²/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, mk²। m से m कैंसिल, तो यहां से k²/r² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। अब ध्यान से देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन बहुत सिंपल, ये किसके केस में हम निकाल रहे हैं, ये हम डिस्क के केस में निकाल रहे हैं। डिस्क क्वाइन के केस में क्या आ गया, g sin थीटा 1 + 1/2, दैट इज g sin थीटा 3/2। अब ध्यान से देखते हैं होलोस्फेयर। होलोस्फेयर के लिए आई का वैल्यू क्या होता है, 2/3 mr²। एक का होता है 2/3, एक का होता है 2/5। 2/3 एक्चुअली में सॉलिड का होता है, 2/5 सॉलिड स्फीयर का क्या हो जाता है, 2/5 mr²। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑफकोर्स mk² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, इसको भी हम लिख देंगे mk² के बराबर। तो यहाँ से भी आपको वैल्यू आ जाएगा, सॉलिड और होलो के केस में भी यहाँ से आपका आ जाएगा। 2/3 होलो के लिए होता है, 2/5 सॉलिड के केस में होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें होलो के लिए, तो होलो के लिए क्या हो जाएगा, k², m से m कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए हो जाएगा 2/3 mr² इक्वल हो जाएगा किसका, mk² के। तो यहाँ से क्या, m से m कैंसिल, तो k²/r² का वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगा, 2/3। एग्जैक्टली इस केस में क्या हो जाएगा, k² 2/5 सॉलिड स्फीयर। बस ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, होलो स्फीयर के केस में g sin थीटा 1 + 2/3, यहाँ से आपका आ जाएगा 5/3। एग्जैक्टली। अब हम करेंगे सॉलिड स्फीयर के केस में। तो सॉलिड स्फीयर के केस में ऐसे ही कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल, k²/r² का वैल्यू आपका आ जाएगा 2/5। आ गया। तो उसके केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के केस में हो जाएगा आपका g sin थीटा अपॉन हो जाएगा 1 + 2/5। ये एक्चुअली में हो जाएगा g sin थीटा 7/5। अब ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका हो रहा है। अब जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होगा, अब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस पे, सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है,
देखिए उसका 2 है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू आपका रिंग का दिख रहा है। नीचे अगर सबसे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू सबसे कम होगा, यानी कि नीचे जिसका वैल्यू कम हो, ये आप समझ लीजिए एक्सेलरेशन जो है जी साइन थीटा तो सबका है। अब ये वाला जिसका सबसे कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाला अगर जितना ज्यादा होगा ये वैल्यू उतना कम होगा। तो अगर एक्सेलरेशन हमको बहुत ज्यादा चाहिए तो ये वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन तब सबसे बड़ा होगा जब ये वैल्यू, ये जो कंटेंट है जो नीचे आ रहा है ये कम हो। ये अगर बहुत कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कंटेंट अगर बहुत छोटा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा तो जल्दी पहुंचेगा। तो ये आप समझिए कि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस चल रहा है कि अगर ये कंटेंट बहुत ज्यादा हुआ तो ये बहुत कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है यहाँ पे। सो एक्सेलरेशन अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो इसको आपको बहुत कम करना पड़ेगा। ये आपको एक्सेलरेशन हमको ज्यादा चाहिए, तो अगर ज्यादा चाहिए तो ये आपको बहुत कम करना पड़ेगा। सारे केस में यही होगा, एक्सेलरेशन आपको ज्यादा चाहिए तो ये कंटेंट आपको बहुत कम चाहिए। ये आपको एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए तो ये वाला आपका बहुत कम चाहिए, नीचे वाला बहुत कम। सब केस में वही हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए, ये वाला कंटेंट बहुत छोटा होना चाहिए। अगर जिसका सबसे ज्यादा छोटा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वो पहले पहुंचे। ये नीचे वाला सबसे ज्यादा किस में है, इसमें 2 है, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन लिखें, एक्सेलरेशन सबसे कम किसका होगा, ये आपका 1.5 है। इस केस में ये 5 बाई, ये करीब करीब 2 के पास में है, और ये वाला पोर्शन 2 के पास में है होलो, और ये आपका उससे थोड़ा सा कम है। तो सिंपल सा बात है, सबसे ज्यादा है ये रिंग का, तो रिंग का सबसे कम हो जाएगा। नीचे वाला सबसे ज्यादा है तो रिंग का सबसे कम हो जाएगा। और सबसे कम किसका है, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये आपका 2 है, ये 1.5, ये आपका 1.5 आ जाएगा। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, सिंपल सा बात है 1.6। तो देखिए सबसे कम आपका हो रहा है ये कौन सा है, डिस्क। डिस्क का नीचे में सबसे कम है, और इस केस में आप आइए 7.5, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा करीब करीब 0.14, ये इससे भी कम है। तो सबसे कम कौन है, 1.5। 1.5 से भी कम कौन सा दिख रहा है, इसका सॉलिड स्फीयर का। तो रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा जो नीचे सबसे कम है, नीचे अगर बहुत कम है तो एक्सेलरेशन इसका बहुत ज्यादा हो जाए। और हमको क्या चाहिए, जिसका एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगा। तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा उसी का है जिसका वैल्यू नीचे में सबसे कम है। तो सबसे कम आपका है 0.14, उससे ज्यादा है आपका 0.15, उससे ज्यादा है आपका 1.6। सिंपल सा बात है, सबसे कम है आपका, इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 0.14, 1.4, सॉरी 0.14 में 1.4, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1.4। 1.4 आपका आ जाता है इसके केस में, इसके केस में 1.5 आ रहा है। ये आपका है सॉलिड स्फीयर। 1.5 है आपका किसके केस में, डिस्क के केस में, और 1.6 आपका हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा आपका किसके केस में, हॉलो के केस में, और 2 हो जाएगा सबसे ज्यादा वो रिंग के केस में। तो सिंपल सा बात है, जिसका वैल्यू सबसे कम होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का, उससे ज्यादा किसका होगा, डिस्क का।
यानी कि डिस्क का एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क लिख देते हैं, डी फॉर डिस्क, एस फॉर सॉलिड स्फीयर। और उसके बाद किसका हो जाएगा, होलोस्फीयर का। होलोस्फीयर का कितना है 1.6, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ एच। उससे ज्यादा सबसे कम किसका होगा, रिंग का, क्योंकि रिंग का सबसे ज्यादा है 2 है। नीचे जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन इसका, जितना ये कम होगा वो उस वजह से, नीचे जितना ज्यादा है तो एक्सेलरेशन उसका कम, तो लास्ट में हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। ये आपका ऑर्डर है नीचे पहुंचने का, यानी कि किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है सॉलिड स्फीयर, उसके बाद किसका है डिस्क का, उसके बाद किसका है होलोस्फीयर का, लास्ट में कौन पहुंचेगा, रिंग पहुंचेगा। यानी कि मास पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड किस पे करता है, उसके रेडियस ऑफ गायरेशन पे। मास कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी आपको समझ में आ गया, सारा का रेडियस सेम लिए। तो ये अगर ऑर्डर आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसीलिए हम ये करवा दिए कि सबसे पहले नीचे पहुंचने वाला कौन सा होगा, सॉलिड स्फीयर, उसके बाद कौन पहुंचेगा, डिस्क पहुंचेगा, उसके बाद होलोस्फीयर। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, सॉलिड स्फीयर कंपैक्टेबल मास है, मतलब मास ज्यादा है जिसकी वजह से वो जल्दी पहुंच रहा है, एक्सेलरेशन उसका ज्यादा है। उसके बाद डिस्क भी है, उससे ज्यादा मास में, इसमें थोड़ा सा कम है, तो के पे डिपेंड कर रहा है। सो ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम क्वेश्चन का प्रोफाइल वही है, बस चेंज इतना है कि वो, और इसमें स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, मतलब प्योर रोलिंग मोशन का कोई खेल नहीं चलेगा। क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि पिछले में हम सफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम दे रहे थे, इस बार नहीं दे रहे, इस बार हम इसको स्मूथ लेके चल रहे हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब कुछ ऐसा है, आपसे फिर वही, चलिए मेरे तरफ से एक रिंग भी डाल दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। सॉलिड स्फीयर, ए होलो स्फीयर, a disc are released from top of this point A and B, इस पॉइंट को। लेकिन ये जो है, इसमें जो सरफेस है वो क्या है, आपको स्मूथ है। पिछला वाला क्वेश्चन में स्मूथ नहीं था, उसमें हम प्रोवाइड किए थे उतना फ्रिक्शन जिसके वजह से वो प्योर रोलिंग मोशन कर पाएगा। लेकिन इस केस में हम क्वेश्चन को चेंज किया, ये आपका स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, यानी म्यू बराबर क्या है 0। अब ध्यान से देखिए, अगर म्यू बराबर 0 हो, मतलब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन हो, होलो स्फीयर, a ring and disc are released from the top of the smooth inclined plane which will reach first to the bottom of the point B। देखिए पिछले क्वेश्चन और इसमें फर्क ये है कि पिछला क्वेश्चन में हम इतना फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था कि जिसके वजह से वो प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट लग रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है, इसमें सिंपल सा बात है, म्यू का वैल्यू 0 है। जब अगर म्यू नहीं होगा तो सिंपल सा बात है कि उसमें प्योर रोलिंग मोशन का तो कंसेप्ट ही नहीं लगेगा। तो अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा तो प्रीवियस वाला जो एक्सेलरेशन लाए थे वो वाला नहीं लगेगा, इसमें आपको अलग वाला एक्सेलरेशन लगेगा। ये क्वेश्चन डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से। इसमें क्या बताए थे, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ये आपका है एक्सेलरेशन का वैल्यू। जब वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की बात करें तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका सिंपल हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ये पहले हम बता चुके हैं, जब स्मूथ का बात हो और जब प्योर रोलिंग मोशन का बात हो तो क्या कहते हैं, जी साइन थीटा, अभी हम इसको प्रूव किए थे 1/k²/r², ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा 1/k²/r²। लेकिन इस केस में
सिंपली है। और सिंपल सी बात है, म्यू अगर जीरो हुआ, क्योंकि हम बताए थे कि ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, टॉप स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो सिंपल सी बात है म्यू का वैल्यू अगर जीरो होगा, और म्यू का वैल्यू इस केस में अगर जीरो होगा, इसमें रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन अगर नहीं होगा तो ये वाला टॉप, ये टर्म वैसे भी खत्म हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले से भी आप सोच सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा और जी साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर इसमें मतलब म्यू नहीं हो, मतलब ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन हो, तब तो इसमें सिंपल सा बात है, मतलब इसमें रोटेशनल मोशन तो नहीं होगा ना, वो क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा, सिंपली स्लाइड करते हुए आ जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, सिंपली स्लाइड कर जाएगा, स्लाइडिंग टेंडेंसी उसमें होगा, फिसलते हुए नीचे आ जाएगा, स्लाइड करेगा, उसमें रोटेट नहीं करेगा। रोटेट तब करेगा जब उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से ही वो रोटेट कर रहा है, और फ्रिक्शन ही इसमें हम जीरो ले रहे हैं। तो जब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये वाला टर्म ऑफकोर्स जीरो हो जाएगा, और ये टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अब एक्सेलरेशन सिर्फ बच जाएगा जी साइन थीटा। इसमें भी म्यू बराबर आप जीरो पुट कर दीजिए, म्यू बराबर जीरो, म्यू बराबर जीरो, तो ये वाला टर्म रोटेशनल वाला खत्म हो जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, सिंपली स्लाइड करते हुए ये बॉडी कुछ भी रहेगा स्लाइड करते हुए आ जाएगा, तो ये वाला खत्म, तो सिर्फ जी साइन थीटा। और इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि म्यू बराबर जीरो पुट कीजिएगा तो सिंपली बच जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिंपली जी साइन थीटा। ये आपका नया एक्सेलरेशन आया, कब, जब स्मूथ हो तब सिंपली जी साइन थीटा। और जी साइन थीटा में चाहे वो होलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, होलो हो, या रिंग हो या डिस्क हो, सारा एक ही टाइम में पहुंचेगा। सिंपल, सारा का एक्सेलरेशन अगर सेम होगा तो सब, मतलब कि सब एक ही बार पहुंचेगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ देम आर सेम, यानी कि एक्सेलरेशन, हाँ, तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, रिंग हो, डिस्क हो, सारा का एक्सेलरेशन सिंपली जी साइन थीटा हो जाएगा, तो सारे बी पॉइंट पे एक ही साथ पहुंचेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ऑफ देम आर सेम, दैट इज जी साइन थीटा, तो सारा एक ही साथ पहुंचेगा। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 and r2, r1 is greater than r2, are released from the top of the inclined plane and friction is sufficient to give the pure rolling motion which will reach first to the bottom of the inclined plane। मतलब क्वेश्चन वही है, इस केस में आप रेडियस पे हमको कमेंट करना है कि एक का रेडियस हम थोड़ा सा बड़ा रखे हैं, r1 is greater than r2, और इस पॉइंट पे ऑफ कोर्स इस बार हम दोनों सॉलिड स्फीयर ही लिए हैं, इस बार हम हॉलो, सॉलिड, डिस्क, रिंग ये सब नहीं लिए, दोनों हम सॉलिड स्फीयर लिए हैं। बस r1 इज ग्रेटर देन r2, और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को a ले लीजिए और ये b पॉइंट पे पहुंचेगा, यानी बॉटम ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है, दो हम लिए, एक का रेडियस r1 है और r1 बड़ा है r2 से, और हम फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी म्यू बराबर जीरो का कंडीशन नहीं है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू गिव द प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट उसमें लगेगा, विच विल रिच फर्स्ट टू द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये आपसे क्वेश्चन में है। दोनों को हम टॉप से ए पॉइंट पे रिलीज किए हैं, बस r1 जो है इज ग्रेटर देन r2, फाइंड विच विल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अब ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन का जैसा कि फॉर्मूला हम अभी बताए थे इस केस का, तो क्या था, जी साइन थीटा 1 अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो क्या हो जाता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हम अभी बताए थे। पाई का वैल्यू क्या होता है सॉलिड का, 2/5 mk स्क्वायर, 2/5
mr², ये इक्वल हो जाएगा mk² के। तो यहाँ से हमारा क्या है, m से m कैंसिल, तो यहाँ से k² का वैल्यू क्या आ जा रहा था, 2/5। अब इस केस में देखिए k²/r²। अब हम इसमें रेडियस पे कमेंट कर रहे हैं कि रेडियस क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, k²/r² का वैल्यू हम पहला केस में r1 के केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, दोनों के केस में हम एक एक करके दिखा रहे हैं। i का वैल्यू क्या होता है, 2/5 हम पहले ले रहे हैं r1 के केस में, यानी कि जो बड़ा वाला है उसके केस में ले रहे हैं। तो i1 r1², तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m k², m से m कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k²/r1² दैट इज इक्वल टू 2/5। ये हम पहला वाला केस से ले रहे हैं। फर्स्ट वाला जो सॉलिड स्फीयर है तो उसका क्या रहा है, 2/5। तो क्या हो जाएगा, g sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जिसका रेडियस, जिस सॉलिड स्फीयर का रेडियस r1 है उसका हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो 1 + 2/5 हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, g sin थीटा, ये आपका हो जाएगा 7/5। ये किसके केस में हम कर रहे हैं, जिसका रेडियस r1 है। अब हम देखते हैं जिसका रेडियस r2 है, उसके केस में भी हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, i का वैल्यू वही होगा 2/5 mr2²। जहाँ r1 है वहाँ r2 हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा, mk²। मास तो दोनों का सेम ही होगा। चलिए मास अलग अलग भी ले लेते हैं। चलिए, अगर रेडियस अलग अलग है तो मास भी अलग अलग होगा। सिंपली है, मास भी हम अलग अलग ले लेते हैं। इसको m2 ले लेते हैं, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m1 ले लेते हैं। इस केस में हम m2 ले लेते हैं, इस केस में m2 से m2 कैंसिल, और यहाँ से क्या आ जाएगा, k²/r2² दैट इज इक्वल टू 2/5। यानी ध्यान से देखिए, इसमें भी 2/5 आया था, इसमें भी 2/5। मतलब एक्सेलरेशन अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, g sin थीटा। इसमें भी आ रहा है 2/5, +1 करेंगे तो ये 7/5 हो जाएगा। यानी ये आपका r2 का है और ये आपका r1 का है। दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, सेम। सो बोथ विल रीच टुगेदर, दोनों एक साथ पहुंचेगा। यानी कि यहाँ से हम क्या सीखे, मतलब दोनों एक ही साथ पहुंचेगा। सो एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। यहां से हम ये सीखे, कंक्लूजन क्या निकला कि एक्सेलरेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है उसके रेडियस से। यानी कि रेडियस अलग अलग रखने के बावजूद भी दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा, दोनों एक ही साथ पहुंचेगा। सो एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है। तो हमने देखा कि दोनों के रेडियस अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों एक ही साथ पहुंचे, बोथ विल रीच टुगेदर। तो इस टाइप के सारे प्रोफाइल हम इसमें कवर अप कर लिए हैं।